फर्स्ट लॉ आपने पढ़ लिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स एक्चुअल में है क्या। न्यूटन का जब आप सेकंड लॉ पढ़ते हो तो न्यूटन का सेकंड लॉ उसका मेजरमेंट देता है कि फोर्स को आप मेजर कैसे करोगे। सबसे पहली चीज फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि फोर्स किसे कहते हैं, सेकंड लॉ क्या बताता है कि उसे मेजर कैसे करते हैं। थर्ड लॉ में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है उतना ही दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसी को हमने कहा, इसको इस तरह से समझाया कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी से ये एक कोई दूसरी बॉडी है, इसको ऐसे नाम देते हैं, चलो हम, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ये बॉडी इधर मूव कर रही है और ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ऐसे। अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। तो जब ये बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, ऐसे टकराएं, और टकराने के बाद जब ये टकराएंगी तो ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस पर फोर्स लगाएगी इधर और ये इस पर फोर्स लगाएगी इधर। तो अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है तो इस वाले फोर्स को हमने एक नाम दिया कि ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला फोर्स बॉडी ए ने बॉडी बी पर लगाया है, तो इस फोर्स का हमने नाम दिया फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए। ठीक है, कैसे लिखा हमने, फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए। अच्छा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, बॉडी बी ने ए पर लगाया, तो बॉडी बी ए पर जो फोर्स लगाएगी उसको हम कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जब लगे तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं बट इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो इधर वाले फोर्स को अगर हमने एक्शन कहा तो हमने इधर वाले फोर्स को रिएक्शन कहा। क्या कहा, रिएक्शन कहा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अगर ये प्लस का ले रहे हो तो इसको आप क्या लोगे, माइनस का। तो इसीलिए हमने इस लॉ को इस तरह से पढ़ा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट। ये नेगेटिव का साइन किसको दिखाएगा, अपोजिट को। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बनता है और इसकी हम बहुत सारी एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें वॉकिंग, हम लोग जो वॉक करते हैं वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ उसको एक्सप्लेन करता है कि हम अपने फुट से अर्थ सरफेस पर क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपने फुट से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में किस पर एक्शन करते हैं, अर्थ सरफेस पर। तो अर्थ सरफेस उसके अपोजिट क्या करती है, रिएक्शन कर देती है, तो हमें आगे मूव हो जाते हैं। तो अगर ये एक्शन हम ना करें तो हमें एक रिएक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि वॉक करने के लिए क्या करना जरूरी है, एक्शन, तब उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रिएक्शन। और वो जो रिएक्शन मिलेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इसीलिए हम अपने फुट से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन करते हैं और अर्थ हम पर क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन कर देती है और हम मूव कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें वॉक करने में कौन हेल्प करता है, तो आंसर है ये वाला एक्शन। ये वाला एक्शन हमें हेल्प करता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है, एक रिएक्शन। तो वॉकिंग हो गया या स्विमिंग हो गया, आप स्विमिंग ले सकते हो, है ना, स्विमिंग वाला केस भी आप ले सकते हो। तो स्विमिंग के केस में भी यही होता है बच्चों, क्या होता है, स्विमिंग के केस में भी आप यही लिखते हो कि आप वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हो, जब आप ऐसे हाथ चलाते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर क्या कर रहे हो, एक्शन। तो वाटर क्या करता है, हम पर एक रिएक्शन। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन करते हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाती है उसकी। ये वाली बात क्लियर है। तो इसीलिए हम स्विम कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो वॉकिंग, स्विमिंग,
रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना, गन वाला केस भी आप ले सकते हो। गन वाले केस में भी यही होता है कि गन को अगर हम पकड़ते हैं और जैसे ही हमने फायर किया तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है, हमें एक झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बुलेट ने आगे क्या किया, एक्शन, तो उसके अपोजिट हमारा हाथ क्या फील करता है, एक रिएक्शन। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मैन एंड बोट वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। तो बोटिंग के टाइम पर भी आपने ये देखा होगा कि मैन क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन कराता है, और वो वाटर बोट पर क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन करता रहता है, तो इससे बोट आगे बढ़ती रहती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बच्चों एक्शन रिएक्शन को दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही पूछा जाता है कि जो फायरमैन होता है उसके पास एक हॉस, एक पाइप होता है जिससे पानी निकलता है, तो उसको डिफ़िकल्ट क्यों होती है उसको पकड़ने में? तो उसका आंसर भी वही है, क्योंकि जो वाटर, जो पाइप है हमारा, हॉस है, उससे वाटर बहुत तेज स्पीड से आगे की तरफ एक्शन कर रहा है, तो उसके अपोजिट उसके हाथ पर क्या फील होती है उसे, एक रिएक्शन। तो इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर बहुत तेज वेलोसिटी से निकल रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत हैवी फोर्स लगता है ना, तो इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन का ही एक एप्लीकेशन है, जो फायरमैन और पाइप वाला, हॉस वाला केस है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो ये हो रही है कि अगर सपोज करो आपके पास दो बॉडी हैं, एक ये बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। ये बॉडी, इसका मास है सपोज करो एम ए, इस बॉडी का मास है सपोज करो एम बी। ये बॉडी किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है u, ठीक है, इसको u_a कह दो, और ये बॉडी भी किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है u_b, ठीक है। तो अभी जब ये बॉडी चल रही है, अब मास है, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका अपना एक मोमेंटम होगा। इस बॉडी के पास भी मास है, वेलोसिटी है, तो इस बॉडी का भी अपना मोमेंटम होगा। अभी ये टकराई नहीं है, अभी ये कोलाइड नहीं किए हैं, लेकिन अगर ये कोलाइड कर जाएं तो कोलिजन से पहले जो इनके मोमेंटम हैं उनका सम और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होंगे उनका सम ऑलवेज इक्वल होगा, या हम कहें कंजर्व्ड रहेगा, या हम कहें कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया बिल्कुल सिंपल सा कि जब भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके मोमेंटम का सम बिफोर कोलिजन, जब वो टकराई नहीं थी उससे पहले उनके मोमेंटम का सम, और कोलिजन के बाद उनके मोमेंटम का सम, ये ऑलवेज कैसा होता है, इक्वल। तो पहले जो मोमेंटम थे उतने ही मोमेंटम बाद में रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज किसी भी तरह का नहीं आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम इस चीज को प्रूव करके देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। देखिए, ये एक बॉडी है, इसका मास है ma, ये एक बॉडी है जिसका मास है mb, ये बॉडी है a बॉडी, ये बॉडी है b बॉडी। ओके, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों इनिशियल वेलोसिटी u_a और u_b से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। ये आई, टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, ये वाली जो बॉडी है ये इससे टकराकर इस डायरेक्शन में चली गई, ऐसे, किस वेलोसिटी से, va वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, va। और जब ये बॉडी इससे टकराई, ये वाली बॉडी इससे टकराई, तो फिर ये इधर चली गई टकराने पर किस वेलोसिटी से, vb वेलोसिटी से, और ये दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है। ये सिचुएशन बनी, पहले ये इस एक इनिशियल वेलोसिटी से आ रही थी, फिर टकराने के बाद फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से वापस चली गई,
ठीक है। अच्छा, इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया बट इनके मास में थोड़ी ना चेंज आया, है ना। तो हम अब ये देखेंगे कि टकराने से पहले इनके जो मोमेंटम थे और कोलाइड करने के बाद का जो मोमेंटम है क्या वो कंजर्व रहे। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि देखो, जब ये बॉडी जब इस बॉडी से इंटरेक्ट करेगी तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि बॉडी ए ने बॉडी बी पर एक फोर्स लगाया होगा और बॉडी बी ने बॉडी ए पर एक फोर्स लगाया होगा। बॉडी बी ने ए पर जो फोर्स लगाया वो हमने कहा कि फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी, और ए बॉडी ने बी पर जो फोर्स लगाया उसको हमने कहा फोर्स ऑन बॉडी बी बाय ए। ठीक है, ये वाली बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसको हम बी ए लिख रहे हैं। फोर्स ऑन बॉडी बी बाय किसने लगाया? ए ने। और ये वाली जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन बॉडी ए, और कौन लगा रहा है? बी। तो ये दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आपस में कैसे होते हैं? इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब न्यूटन का ही एक लॉ है सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो जिस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम और बाय बॉडी ए ऑन बी, और अपॉन में क्या? टाइम टेकन, और इधर क्या आएगा? माइनस का चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी बी। ठीक है, ये हमने लिखा फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी। तो यहाँ पर ए बॉडी पर मोमेंटम में क्या चेंज आया? यहाँ पर बी बॉडी पर फोर्स लगाया ए ने, तो हमने कहा बी बॉडी में जो भी मोमेंटम में चेंज आया होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फिर हमने उसको इक्वल का साइन लिखा दिया था, 1 लिख दिया था। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा पी अपॉन टी, या इसको हम क्या पढ़ते हैं? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको हमने ये लिख दिया कि फोर्स किसके इक्वल होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो आप? एम वी माइनस एम यू, ऐसे तो निकालते हो जब भी मोमेंटम में चेंज निकालना हो, है ना। और ए वाली बॉडी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर मास किसका लिया जाएगा? ए वाली बॉडी का। फाइनल वेलोसिटी ए वाली बॉडी की, फिर से मास ए वाली बॉडी का, और इनिशियल वेलोसिटी ए वाली बॉडी की, और अपॉन में क्या? टाइम। इसी तरह से यहां पर ये माइनस का साइन किसको दिखा रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ में जो उसने कहा था कि जो फोर्स आपस में इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर ये वाला फोर्स पॉजिटिव लिया जाएगा तो ये वाला फोर्स कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर इधर वाला फोर्स आपने पॉजिटिव लिया तो इधर वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको अपोजिट को दिखाने के लिए कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव, है ना। तो ये नेगेटिव वो चल रहा है इस जगह पर। अच्छा, फिर से चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? तो आंसर है एम वी माइनस एम यू के। अब ये बॉडी बी की बात हो रही है, तो बॉडी बी के मोमेंटम पर मास बॉडी बी का लिया जाएगा, वेलोसिटी बॉडी बी की, मास बॉडी बी का, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी बी की, और अपॉन में क्या? टाइम टेकन। ठीक है। अच्छा, इस टाइम से ये टाइम कैंसिल, क्योंकि सेम टाइम के लिए टकराएंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई बॉडी अलग अलग टाइम के लिए टकरा रही है, सेम टाइम पर टकराएंगे। ये जितनी टाइम तक इससे टकराई उतनी टाइम से ये टकराई, तो टी और टी दोनों में सेम रहेंगे, तो टाइम दोनों का सेम। अब इसके बाद आगे यहां पर क्या बचा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। तो ये लिख लेते हैं एम ए वी ए और माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा एम बी वी बी माइनस का एम बी वी बी। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस का एम बी यू बी। ठीक है। अच्छा, ये माइनस वाला टर्म इधर लेकर आ जाओ,
तो एम ए वी ए, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एम बी वी बी, और ये माइनस का ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एम ए यू ए, और पहले से वहां पर क्या चल रहा था, एम बी यू बी, ऐसे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एम वी लिखा हुआ है तो ये क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम, किसका, बॉडी ए का। ये क्या लिखा हुआ है, एम वी, एम वी किसका फॉर्मूला होता है, फाइनल लीनियर मोमेंटम, बट ये किसका है, बॉडी बी का। तो ये बॉडी बी का बॉडी ए का फाइनल लीनियर मोमेंटम है, ये बॉडी बी का फाइनल लीनियर मोमेंटम है, और ये इन दोनों मोमेंटम का यहां पर क्या हो रहा है, सम। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है कि ये लिखा हुआ है सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ फाइनल लीनियर मोमेंटम या सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कोलिजन। तो वो बॉडी कोलाइड कर गई होंगी तभी तो उनके पास फाइनल वेलोसिटी आई होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जब और होगी उनके पास तब उनके पास ये फाइनल मोमेंटम रहे होंगे। तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, या हम ये कहें कि ये लिखा हुआ है सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब वो कोलाइड कर चुकी होंगी। अच्छा इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एम यू। तो एम यू किसका फॉर्मूला होता है, तो आंसर है इनिशियल मोमेंटम का, इनिशियल लीनियर मोमेंटम का। ये बॉडी ए का है, और यहां पर भी एम यू लिखा हुआ है, तो ये भी इनिशियल मोमेंटम है, किसका, बॉडी बी का, और इनका क्या हो रहा है, सम। तो यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का यहां पर क्या हुआ है, सम। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम, या तो हम ये लिख दें कि ये लीनियर मोमेंटम है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, ये सम ऑफ इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, या हम ये लिख दें कि सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। तो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम का सम जो बिफोर कोलिजन था और जब वो कोलाइड कर गए तो आफ्टर कोलिजन जो भी है वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। यानी कि टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद लीनियर मोमेंटम की वैल्यू में, सम में कोई चेंज नहीं आता। ये ध्यान रखना, किस में चेंज नहीं आता, सम में। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन के सम में, है ना, ये ध्यान रखना। तो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर मान लो स्टार्टिंग में इस बॉडी का, कौन सी वाली बॉडी का, जो ये वाली बॉडी है, इसका यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाता तो आप कैसे निकालते, m इंटू यू। तो मान लो इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का 5 है और इस बॉडी का मान लो 7 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, तो आंसर है 12। कितना हो गया, 12। अभी इस टाइम इन दोनों का कभी कोलाइड नहीं की है, उससे पहले इनका लीनियर मोमेंटम का सम 12 है। अब बाद में सपोज करो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम 6 है, ठीक है, कोलिजन के बाद आप कैसे निकालोगे, m इंटू वी करके। तो मान लो इसका लीनियर मोमेंटम 6 है, तो बताइए इस बॉडी का कितना होना चाहिए, मस्ट क्या है, तो आंसर इसका भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इनका सम भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। या हम ये कहें कि ये मान लीजिए 8 है, तो ये कितना होना चाहिए हर हाल में, 4 होना चाहिए, क्योंकि इनका सम कितना आना चाहिए, 12। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन का आंसर जितना होगा, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का आंसर भी वही रहेगा। ये हमेशा कंजर्व रहता है एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बच्चों आपने पढ़ लिया। इस लॉ के अंदर जो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था वो ये था कि लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मतलब मुझे लिखना चाहिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये क्या हो गया, लीनियर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे इन टेक्स्ट में, बैक एक्सरसाइज में, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ।
इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। एक हमारे पास राइफल की बात हो रही है, एक बात हो रही है राइफल की, और दूसरी बात हमारी किसकी हो रही है, बुलेट की बात हो रही है। ठीक है, अब बच्चों जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको जिन दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है उनको सेपरेटली लिख लेना होता है। आप दोनों को अलग अलग लिख लिया करो। इसका जो डेटा गिवन है राइफल का वो इधर लिखो, बुलेट का जो डेटा है वो इधर लिखो, फिर आपसे जो पूछा है वो नोट कर लो और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहली चीज उसने कहा, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। एक राइफल है जिसका मास है कितना, 4 kg, तो हमने राइफल वाली साइड में लिख दिया मास। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, अब जो बुलेट का मास है वो कितना है, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम को केजी में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाय क्या, 1000, तो ये कितना बनेगा, 5/100। ठीक है, या मैं कहूँ 1/20, इतना केजी। ठीक है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराओगे, और जब डिवाइड कराओगे तो 50 से वो कैंसिल हो जाएगा, 1000 कितने टाइम, 20 टाइम। ये आ गया हमारा केजी में। अब हमें दोनों के मास पता चल गए। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ये हमें बताना है। ठीक है, बुलेट की जो वेलोसिटी है, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो कितनी है, बुलेट की वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट के बारे में पूछ रहा है वो। तो फाइंड द, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल। राइफल की वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप राइफल को ए मान लो, ये ए है, ये ए है। ठीक है, और बुलेट को मान लो बी, तो इस जगह सब जगह बी लिखोगे। अब स्टार्टिंग में राइफल और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे रहे होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल 0 मीटर पर सेकंड रही होगी, एंड ऑल्सो बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कैसी रही होगी, 0 रही होगी। क्लियर है ये वाली बात, है ना। दोनों ही स्टार्टिंग में कैसे होंगे, रेस्ट पे होंगे, तो राइफल की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख ली और बुलेट की भी 0 लिख ली। अच्छा, बुलेट जिस स्पीड से निकल कर गई थी वो हमें पता है 35 मीटर पर सेकेंड है। तो रिकॉइलिंग की भी वेलोसिटी आपसे पूछिए कि जो राइफल है वो बैक साइड में जो रिकॉइल होगा वो पूछा हुआ है कि किस वेलोसिटी से होगा। तो ठीक है, वो हम बता देंगे। तो कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला है हमारे पास MA/UA प्लस MB/UB इक्वल्स टू MA/VA प्लस MB/VB। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद बस वैल्यू पुट करो। जैसे MA की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू UA की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस MB की वैल्यू कितनी है, 1/20। ठीक है, इंटू UB की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू, फिर से MA की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू VA की वैल्यू हमें जाननी है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और MB कितना लेकर चलोगे, 1/20, और वेलोसिटी ऑफ B ये हमें गिवन है कितना, 35। ओके, इस तरह से। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है। दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0। ठीक है, अच्छा, अब 4 इंटू VA, 4 इंटू VA कराओगे तो कितना आएगा, 4 इंटू VA, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 और ये 35 कैंसिल कर दो, 7 और 4, 7/4।
ठीक है, 5 से कैंसिल कर दिया, 7/4 इधर लेकर आ जाओ, कैसा हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या चल रहा है 4VA, 4 डिवाइड में लेकर आ जाओ तो माइनस का 7/16, इतना मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी रही होगी इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर बुलेट इधर गया है तो जो रिकॉइलिंग होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये इसका आंसर बन जाएगा माइनस का 7/16 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, राइफल का मास 4 kg है, उससे एक बुलेट जो कि 50 ग्राम की है उससे फायर किया गया। ओके, स्टार्टिंग में क्योंकि दोनों रेस्ट पर थे तो राइफल की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और बुलेट की भी 0 रखी गई। अब राइफल की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 35, तो अगर राइफल 35 मीटर पर सेकंड से अगर बुलेट अगर 35 मीटर पर सेकंड से अगर आगे जाती है तो बताइए राइफल किस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी। तो वो हमने निकाल लिया कितना, माइनस का 7/16। ये बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आज का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक और इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बता रहा हूं। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, 2 ऑब्जेक्ट की बात करनी है। पहला है ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दो A, और दूसरा है ऑब्जेक्ट B, ऐसे मान लो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट A का मास है 100 ग्राम, इसका मास लिख लो 100 ग्राम, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास है 200 ग्राम, तो इसका मास लिख लो 200 ग्राम। ठीक है, क्या बोला है, मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है कि जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और जबकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये दोनों पॉजिटिव रखे हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे रखे हैं, पॉजिटिव। ये A, यहाँ पर भी A, ये B और ये B। अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फिर हम एक ये पॉजिटिव लेते तो ये नेगेटिव लेते। ये बात ध्यान रखना, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों वेलोसिटी हमने कैसी ली, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में ये देता कि ऑब्जेक्ट A इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट B इधर आ रहा है तो हमें इसको कैसा लेना होता, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, ये तो ये बात हो गई वेलोसिटी की। अब आगे वो क्या कह रहा है, दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो इन्होंने ये इस तरह से 1 की स्पीड से आ रहा था, ये 2 की स्पीड से इससे आकर टकराया, तो अब जो इस वाले की वेलोसिटी है फर्स्ट वाले की, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये इससे जाकर कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो इस वाले की स्पीड तो हो गई इतनी, अब इस वाले की स्पीड पूछी हुई है कि वो कितनी स्पीड से आगे जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं, कोलिजन की बातें हो रही हैं, तो यानी कि लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगेगा, ma ua प्लस mb ub इक्वल्स टू ma va प्लस mb vb। ये ठीक, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते जाओ और फिर अपना आंसर निकाल लो। ये 100 ग्राम है, इसको केजी में चेंज कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 kg, 1000 से डिवाइड करा के, इसको भी 1000 से डिवाइड कराओगे तो ये 1/5 kg। अब वैल्यू पुट करो, ma की वैल्यू कितनी, 1/10, ua 2, mb कितना है 1/5, ub कितना है 1। ठीक है, ये समझ आ गया था 1/5 कहां से आया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराया, तो 200 से 1000 कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम। अब ma की वैल्यू रखो फिर से 1/10, va हमारे पास कितना है 1.67, प्लस mb कितना है 1/5 इंटू vb हमें निकालना है,
ओके, इस क्वांटिटी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, इधर भी 1/5 आया, इधर भी 1/5 है, तो ये बन गया कितना 2/5। ओके, और इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से ये हमारे पास कितना बन गया 0.167 और प्लस में VB और अपॉन में क्या चल रहा है 5, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अच्छा इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए इधर इसको लाकर माइनस करा लो और फिर 5 से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये फिर आपको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो मिलेगा वो 1.17 मिल जाएगा। ठीक है, ये VB 1.17 इतना मीटर पर सेकंड ये सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी दो ऑब्जेक्ट के कोलिजन की बात होगी या रिकॉइलिंग की बात होगी तो फिर हमें क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। तो जब भी राइफल और बुलेट वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ आगे जा रही है तो एक पीछे जा रही होगी, दोनों का मास होगा अपना, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी होगी, दोनों के पास फाइनल वेलोसिटी होगी, तो उनमें से कोई एक क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है 1 2 3 4 5 6, तो हर बार ये किया जाएगा कि 5 क्वांटिटी दे दी जाएंगी और 6th नंबर वाली क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों के मास दे दिए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दे दी, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दे दी, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पूछी है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है बैक एक्सरसाइज का, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट मैंने एक का नाम दे दिया A और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दे दिया B। दोनों का जो मास है, A ऑब्जेक्ट का मास भी 1.5 kg है और B ऑब्जेक्ट का मास भी 1.5 kg है। ठीक है, अच्छा ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये उसने बोला हुआ है। ठीक है, आगे द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बट क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर आपने इधर लिखा कि ये 2.5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आपने लिया तो इधर वाली डायरेक्शन के लिए ये क्या दिखाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी आपको नेगेटिव लेनी होगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसके पास एक डायरेक्शन होगी। तो अगर ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं तो इधर वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव से शो करेंगे। ठीक है, आगे व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का जब कंबाइंड टर्म आ जाता है तो दोनों की एक कंबाइंड वेलोसिटी होगी, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट, देखो पहले एक ऑब्जेक्ट है 1.5 kg का, दूसरा भी 1.5 kg का है, दोनों की वेलोसिटी कैसी है 2.5 और एक दूसरे की भी 2.5 है, तो वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास कैसे हैं सेम और दोनों की वेलोसिटी कैसी है सेम, तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होंगी टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी होंगी वो भी सेम रही होगी। तो इसीलिए कंबाइंड टर्म यूज किया गया क्योंकि दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमें क्या लेकर चलनी है सेम, मतलब हमारा जो VA है वो भी हम V लेकर चलेंगे और जो हमारा VB है वो भी हम V लेकर चलेंगे। ठीक है, अब लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये जो हमने फाइनल जो V रखा है
ये हमने सेम तभी रख सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास सेम हो और दोनों ऑब्जेक्ट की क्या सेम हो, वेलोसिटी सेम हो। ठीक है, अच्छा ये हो। अब लगाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एंड इसके बाद एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ऐसे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिए। एम ए कितना 1.5, यू ए 2.5 प्लस एम बी 1.5 एंड यू बी माइनस का 2.5। ओके, अच्छा एम ए 1.5 और वी ए वी, ये हमने वी लेकर चल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। अच्छा एम बी कितना 1.5 और वी बी कितना वी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने लिख दी। अब इसके बाद यहां पर माइनस का साइन चल रहा है, ये माइनस का साइन और ये वाला प्लस का साइन मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। यहां से माइनस उठाकर यहां लिख लिया। अब ये प्लस की क्वांटिटी है, ये माइनस की क्वांटिटी है, तो इससे ये क्वांटिटी क्या हो गई, कैंसिल। आंसर यहां पर क्या बचा, 0। अच्छा इधर 1.5b और 1.5b मिलकर कितना हो गया, 3b। 3 से डिवाइड कराओगे तो 0/3, तो 3 से डिवाइड कराओगे तो v कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट की वो कितनी रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट 1.5 kg के 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आए तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। यानी कि वो आएंगे और टकरा कर रह जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, फाइनली कुछ नहीं दिखाएंगे। यानी कि वो आए और टकरा गए, बस यहां पर आकर वो रुक गए, वो फाइनली बैक और किसी वेलोसिटी को शो नहीं कर रहे होंगे, वो रेस्ट पर आ जाएंगे। ये इस बात का मीनिंग हो गया। देखिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide and stick to a stationary wooden block। दो चीज़ों की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है बच्चों एक ऑब्जेक्ट की, और दूसरी जो बात हो रही है वो हो रही है वुडन ब्लॉक की। ठीक है, वुडन ब्लॉक, इसको मैं ए मान रहा हूं और इसको मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, क्या बोला, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास मुझे गिवन है कितना, 1 kg, और ये किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट। अच्छा वुडन ब्लॉक के बारे में क्या बात कही गई है, वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है और वो स्टेशनरी है, स्टार्टिंग में वो कैसा है, रेस्ट पर। ठीक है, ऐसा। ओके, नाउ क्या बोला है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम just before the impact and just after the impact and also calculate the velocity of combined object। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है और ये एक वुडन ब्लॉक है 5 kg का। ये ऑब्जेक्ट जाता है और ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 है और ये 0 पर रेस्ट पर है, तो ये जाता है और इसको लेकर आगे बढ़ जाता है, तो दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे। क्लियर है, ये ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट पर और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये आया और इसको लेकर आगे चला गया, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम, v मान लो, है ना। इसकी भी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, v। ये वाला केस समझ आया, जब दोनों ऐसे स्टिक कर गए, कुछ न क्वेश्चन में गिवन है कि स्टिक टुगेदर एंड मूव करने लग गए, तो फाइनल वेलोसिटी सेम रहे। अच्छा, यही हमसे पूछा भी है और
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब ये लॉ आप लगाते हो तो इधर वाली साइड में आप लिखते हो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये वाली बात जब आप लिखते हो तो एक्चुअल में ये क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, है ना। तो ये लीनियर मोमेंटम का सम भी है, उसने इंडिविजुअल पूछा हुआ है अलग से आपसे, हम यहीं पर निकाल देंगे। और उसने आफ्टर कोलिजन भी पूछा हुआ है, तो वो क्या होगा, एम बी वी बी एम ए वी ए, ये लिखना चाहिए पहले, और फिर एम बी वी बी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्वेश्चन में उसने दोनों चीजें पूछी हुई हैं, ये अलग से निकाल कर दिखाना है, ये अलग से निकाल कर दिखाना है, फिर लास्ट में दोनों को एक साथ रखकर v की वैल्यू निकाल कर देनी है। लेकिन मैं इसको यहीं पर लिखकर दिखाता हूं कि बिफोर कोलिजन क्या रहा होगा। ये है, तो बिफोर कोलिजन एम ए कितना 1, यू ए कितना 10 प्लस एम बी कितना 5 और यू बी कितना 0। ओके, अच्छा आफ्टर कोलिजन वाला करो, एम ए 1, वी ए वी, एम बी 5, वी बी वी। इस साइड को सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया और ये 1 इंटू 10 10। तो बिफोर कोलिजन जो हमारा लीनियर मोमेंटम रहा होगा उसका सम कितना रहा होगा 10, ठीक है। तो ये उसका एक आंसर हो गया। और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का सम कितना रहा होगा, तो 1 भी ये है 5 भी ये है, ये कितना रहा होगा 6v, ठीक है। तो एक आंसर हमारा हो गया 10, एक आंसर हो गया हमारा 6v। अब इन दोनों को अगर हम आपस में इक्वल रख देते हैं तो वहां से v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो 10 अपॉन में क्या 6, ठीक है। या इसको हम डिवाइड करा दें तो 5/3, ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। इतना मीटर पर सेकंड से वो दोनों ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़े होंगे, ठीक है। ये आप अपना आंसर यहां पर छोड़ दीजिए, या आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा है वुडन ब्लॉक। ऑब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, वुडन ब्लॉक के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, ब्लॉक का मास 5 kg। ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है जबकि ब्लॉक रेस्ट पर था। जब वो उससे जाकर टकराया तो दोनों एक साथ आगे बढ़े, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी v लिख ली गई। फिर हमें v की वैल्यू निकाल कर देनी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में वैल्यू पुट करोगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 15 हो गए। और इसके बीच बीच में जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको, जैसे कि फोर्स के न्यूमेरिकल, लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स, जितना न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो आप हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहली चीज़ जो थ्योरी थी इस चैप्टर में, उसमें आपको पढ़ना होगा फोर्स क्या होता है, फिर आपको पढ़ना होगा इनर्शिया क्या होता है, फिर आपको पढ़ने होंगे न्यूटन्स के लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक जो है, ये जो चैप्टर है इतने टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इसमें से जब आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, फर्स्ट वाला लॉ, तो उससे पहले गैलीलियो के कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ लोगे, लेकिन मेनली एग्जाम में जो आपका आएगा वो न्यूटन्स का लॉ आएगा। और सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको एक डेफिनेशन पढ़ लेनी होगी किसकी, लीनियर मोमेंटम की, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन। और यहाँ से सेकंड वाले से आप F इक्वल्स टू एम ए कैलकुलेट करोगे, मतलब एक ड्राइव करोगे एक एक्सप्रेशन F इज इक्वल्स टू एम ए, और वहाँ से भी फिर फोर्स की यूनिट भी बना लोगे न्यूटन, है ना। और थर्ड लॉ से
और सेकंड लॉ से कंबाइंड होकर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला पार्ट आ जाएगा जो आपने आज किया। ठीक है ना। अब बच्चों ये सब कुछ करने के बाद आपने इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ कर लिए। अब आपके पास इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में इन टेक्स्ट में या बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक्स इट्स ब्रांच। तो ये वाला क्वेश्चन हमने बच्चों डिस्कस किया था। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ब्रांच रेस्ट में होती हैं, लीव्स जो उससे अटैच है वो रेस्ट में होती है इनिशियली, लेकिन अगर हम उसको शेक करेंगे तो ब्रांच मोशन में आ जाएगी, बट लीव्स की नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, तो इसलिए वो उससे डिटैच हो जाती है। और इसके अलावा वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाई डू यू फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये सारे जो टर्म थे ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे जब हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझा था। और इसके अलावा जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके साथ में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो ये हमने कौन सी वाली एप्लीकेशन पढ़ी थी? हॉर्स वाला याद है आपको? वो हमने पढ़ा था थर्ड लॉ। जब हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो लार्ज वेलोसिटी के साथ जो वाटर बाहर निकलता है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन होती है जिससे उसको पकड़ना, पाइप को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने थर्ड लॉ में देखा था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो कारपेट वाला भी हमने बच्चों डिस्कस किया था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, याद है? इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये डस्ट है और कारपेट पहले रेस्ट में है ना, कारपेट रेस्ट में है, ये पार्टिकल भी रेस्ट में है, लेकिन जब आप इसको बीट करते हो कारपेट को तो कारपेट कैसा हो जाता है? मोशन में। बट पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी कैसी है? रेस्ट में रहने की। तो कारपेट मोशन में आ जाता है, वो आगे निकल जाता है और पार्टिकल पीछे रह जाते हैं। तो या मैं कहूँ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अच्छा, इसके बाद a batsman hit a cricket ball which then roll on a level ground, ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। after covering a short distance the ball come to rest। तो वो पूछ रहा है कि एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया तो बॉल कुछ दूर तक जाती है और फिर कुछ दूर जाने के बाद रेस्ट पे आ जाती है, तो क्यों ऐसा होता है? उसमें कुछ रीजन दिए हुए हैं इसके कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जैसे कि क्या बैट्समैन ने बॉल को तेजी से नहीं मारा था इसलिए वो रेस्ट पे आ गई, या बॉल या फिर दूसरा वाला जो हमें केस दे रखा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, एंड थर्ड दे रखा है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन and there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest। ये कुछ 3-4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वहाँ पर, उनमें से आपको करेक्ट चीज़ सोचनी है कि कौन सा सही इसमें से आंसर है। तो सही आंसर आपको पहले से पता है कि जब बॉल मूव करेगी, मोशन में आएगी, तो मोशन में जाते हुए अर्थ उस पर एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा और कम होते 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 फाइनली वो कैसी हो जाएगी? 0 पर हो जाएगी, यानी कि वो कैसी हो जाएगी? रेस्ट पर आ जाएगी। तो इसका सी वाला जो पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी 5th 6th ये सब न्यूमेरिकल हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। 7th 8th है ना, 9th वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये सब कुछ क्या है? न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी के जैसे एक और क्वेश्चन है 12, इसी तरह का एक सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यस करेक्ट, ये थर्ड लॉ है।
If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. एंड ये उसने एक्सप्लेनेशन दी. कमेंट करना है हमें इस पर और हमें ये बताना है कि ट्रक ने मूव क्यों नहीं किया. तो देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो ट्रक है उसको किसी ने पुश करने का कोशिश किया. तो हमें ये जस्टिफिकेशन देनी है कि ट्रक मूव क्यों नहीं किया. तो इसके लिए आप क्या आंसर दोगे. जो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन है वो कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगता. किस पर नहीं लगता. हमेशा एक बॉडी पर नहीं लगता. इसलिए कैंसिलेशन वाली बात तो हो ही नहीं सकती. जो उसने बच्चे ने जो जस्टिफिकेशन दिया है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रक जिसने मूव नहीं किया वो क्यों नहीं कर पाया. ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन. सिंपली इसका आंसर हम क्या देंगे. ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्यों. फ्रिक्शन इस ट्रक और जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, तो आपको उसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट तब आपका जो ट्रक है वो आगे बढ़ पाएगा. समझ में आ रही है बात कि यहां पर ये जो ट्रक है और ये जो सरफेस है इसके बीच में यहां पर एक फोर्स लग रहा है. सपोज करिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर ये 50 न्यूटन है एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, तो आपको इधर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. कम से कम 51 न्यूटन. तब जाकर ये बॉडी क्या करेगी. मूव करेगी. 1 न्यूटन फोर्स के इफेक्ट को दिखाएगी. 51 में से 50 तो कैंसिल हो जाएगा फ्रिक्शन वाला, तो 1 न्यूटन बचा. वो 1 न्यूटन की वजह से वो ट्रक मूव करेगा. लेकिन क्योंकि हम उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं इसलिए ट्रक मूव नहीं कर रहा है. तो सही आंसर क्या है. सही आंसर ये नहीं है कि दोनों फोर्स कैंसिल हो गए. सही आंसर ये नहीं है. सही आंसर ये है कि ट्रक और सरफेस के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स एक लार्ज अमाउंट में है और हम उतना फोर्स उस पर नहीं लगा सकते, इसलिए वो ट्रक आगे मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं. और बाकी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17. ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है कि अख्तर, किरण, राहुल were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggests that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of motor car. So Akhtar said this is that since the motor car was moving with a large velocity, it exerted a large force on the insect, and and as a result the insect died. Rahul, while pushing an entirely new explanation, said that both the motor car and insect experienced same force and change in their momentum. Comment on these suggestion. तो ये जो 3 सजेशन हैं अख्तर, किरण और राहुल, इन्होंने तीनों ने अलग अलग दिए हुए हैं. तो उसने जो सबसे पहला जो किरण ने जो सजेशन दिया वो ये कि जब वो मोटर कार चल रही थी एक इंसेक्ट आकर उससे टकराया और टकराने पर किरण ने कहा कि उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ इसलिए वो डेड हो गया. जबकि दूसरा कौन है. अख्तर. अख्तर ने कहा कि क्योंकि कार तेज वेलोसिटी से आ रही थी इसलिए वो जाकर डेड हो गया, इसलिए वो डाइड हो गया. और थर्ड राहुल ने जो कहा कि उन्होंने कहा नहीं, अगर 2 बॉडी टकराती हैं उनका मास चाहे अलग अलग हो, वेलोसिटी अलग अलग हो, लेकिन उनके जो मोमेंटम होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं. तो इनमें से कौन सा वाला सही है. तो ऑफ कोर्स 17 क्वेश्चन नंबर 17 में जो राहुल का जो सजेशन है वो सही है. हमने ये देखा है कि हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि एक बॉडी का मास कितना भी हो, दूसरी बॉडी का मास कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो हमेशा रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आता है. तो ये कहना कि इसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, ये कहना कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए वो डाइड हो गया, ये दोनों ही कमेंट सही नहीं है, रॉन्ग है. सही सजेशन किसका है. राहुल का. तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं.
और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस आर नेट जीरो एक्सटर्नल अल्मेलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से जा रहा है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसे यूनिफॉर्म रहने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो चलता ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा जब तक कि उस पर क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है और उस पर अगर कोई फोर्स ना लगे तो वो मोशन में ही रहेगा, यानी उसके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पीड में है, एक वेलोसिटी में है, तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, जो कि एक नॉन जीरो वेलोसिटी होगी। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। और ये एक्सप्लेनेशन इसको आपको देना है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। मेनली जो आपका इस क्वेश्चन में जो आएगा, इस चैप्टर में जो आता है वो एक तो आएगा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन को ड्राइव करना, ये आप अच्छे से देख लेना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए आ सकता है कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक है। 2 डेरिवेशन हो गए आपके, और बाकी का पढ़ना तो आपको सारा ही है। और मेन जो है वो इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल भी आपका 1, 2, 3 जितने भी आए वो अकॉर्डिंगली, मार्क्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रहता है। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आता है। तो मोशन चैप्टर और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दोनों ही चैप्टर न्यूमेरिकल वाले हैं। वहाँ पर मोशन वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए आती हैं, इस वाले चैप्टर में से F इक्वल्स टू ma ड्राइव करने के लिए आता है और ये ड्राइव करने के लिए आता है, ठीक है। ये 2 डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।